चलिए आज से हम शुरू करते हैं अपने पहले अध्याय को। तो आज हम देखेंगे आदिम मानव के बारे में, यानी कि खाना बदोश मनुष्य के बारे में आज हम बात करेंगे। आइए समझते हैं इसी के साथ बिना किसी और बात की चर्चा करते हुए। जैसे कि बात करते हैं आदिम मानव को सभ्य बनने में लाखों साल लग गए। देखिए आदिम मानव यानी कि जिसे आप आदिम मानव भी कह देते हैं, तो आदिम मानव की बात करते हैं तो इन्हें सभ्य बनने में, यानी कि कहने का मतलब ये है इनके अंदर सभ्यता आने में कम से कम एक तरीके से लाखों साल लग गए। और नेक्स्ट बात करते हैं खाद्य संग्राहक से लेकर खाद्य उत्पादक तक की अवस्था को अगर देखा जाए, यानी कि एक तरीके से फूड कलेक्शन से लेकर फूड प्रोडक्शन तक की बात करते हैं, यानी खाद्य संग्राहक से लेकर खाद्य उत्पादन तक की उत्पादक तक की बात करते हैं, तो इस अवस्था तक अगर देखा जाए तो आदमी को लगभग अगर देखा जाए तो 3 लाख साल लग गए। मतलब 3 लाख साल लग गए सिर्फ इतना से ही करने में। लेकिन ये इतना से छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बातें हैं। यानी कि खाद्य संग्राहक से लेकर खाद्य उत्पादन तक की अवस्था को अगर देखा जाए तो मानव को यहाँ तक पहुँचने में लगभग 3 लाख साल लग गए। नेक्स्ट बात करते हैं, परंतु एक बार खाद्य उत्पादक बनने के बाद देखिए, एक बार खाद्य उत्पादक यानी फूड प्रोडक्शन हम जब करने लगे तो फिर क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, मनुष्य ने बड़ी उन्नति से बड़ी तेज़ी से उन्नति किया। फिर क्या हुआ, एक तरीके से एक बार जब हम खाद्य उत्पादक बन गए तो उसके बाद हमने बहुत तेज़ी से उन्नति किया। नेक्स्ट बात करते हैं मनुष्य का अपने आसपास के वातावरण पर जितना अधिक नियंत्रण होता था उतनी ही अधिक तेज़ी से वह उन्नति करता है। तो जितना ही एक तरीके से अगर देखा जाए तो आसपास के वातावरण की बात करते हैं, जितना ही हमारा नियंत्रण होता है उतना ही हम तेज़ी से उन्नति करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं आरंभ में मानव का जो जीवन था वो खाना बदोश जीवन था। ठीक है, तो आरंभ में अगर देखा जाए तो आदमी खाना बदोश थे। खाना बदोश के बारे में पहले तो मैं आपको कुछ चित्र दिखा देता हूँ, फिर इसके बारे में बात करते हैं। पहले कुछ इस तरह से हम रहा करते थे, हमारा जो जीवन था कुछ इस तरह से हुआ करता था। ठीक है, आप जैसा कि चित्र देख रहे हैं कुछ इस तरह से हमारा जीवन हुआ करता था। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, नेक्स्ट बात कर लेते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं तो धीरे धीरे हमारे जीवन में कुछ ना कुछ बदलाव आता गया, यानी कि आग की हमने खोज कर लिया। ठीक है, इसको आप देख लीजिए चित्र को, ताकि जब मैं पढ़ाऊँ तो आपको थोड़ा से ध्यान आता जाए। और नेक्स्ट बात करते हैं धीरे धीरे हम अपने जीवन में कहीं ना कहीं परिवर्तन करते गए, यानी कि परिवर्तन होता गया और हम कहीं ना कहीं एक तरीके से कुछ ना कुछ करते चले गए। मतलब हमारा विकास होता चला गया। ठीक है, तो आइए समझते हैं। मुझे लगता है कि अब आप लोगों ने चित्र देख लिया होगा, तो आप लोगों को अब और अच्छे से सारा कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, आइए समझते हैं। देखिए आरंभ में आदमी खाना बदोश थे। खाना बदोश का मतलब ये हो जाता है कि वे भोजन और आश्रय यानी कि रहने की तलाश में झुंड बनाकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते थे। ठीक है, तो जब व्यक्ति यानी कि जब क्या होता था कि हम भोजन और आश्रय की तलाश में झुंड बनाकर क्या करते थे, एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते थे, तो उसी को क्या कहा गया है, खाना बदोश कहा गया है। ठीक है, तो पहले हमारा जो जीवन था यानी कि जो मनुष्यों का जीवन था वो खाना बदोश जीवन था, इस बात को जरूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं आम तौर पर एक झुंड में कुछ स्त्रियां, कुछ पुरुष, कुछ बच्चे हुआ करते थे। तो देखा जाए तो एक झुंड में कुछ बच्चे हुआ करते थे, कुछ स्त्रियां हुआ करती थी, कुछ पुरुष हुआ करते थे। नेक्स्ट बात करते हैं सुरक्षा की दृष्टि से अगर देखा जाए तो अकेले रहने की बजाय समूह में रहना पसंद करते थे। बिल्कुल, सुरक्षा की दृष्टि से अगर देखा जाए तो हम अकेले नहीं रहते थे। क्यों नहीं रहते थे? क्योंकि सिक्योरिटी रीजन की वजह से। अगर हम अकेले रहते तो कहीं न कहीं जानवर वगैरह जैसे भाई शेर है, चीता है, बाघ है, ये सब हमें क्या करेंगे, खा जाएँगे। जिसकी वजह से क्या होता था कि हमारे जो पूर्वज थे वे अकेले रहना नहीं पसंद करते थे, बल्कि वे हमेशा समूह में रहना पसंद करते थे। नेक्स्ट बात करते हैं उन दिनों की बात करते हैं। उन दिनों का जो जीवन था सचमुच बड़ा ही कठिन हुआ करता था। देखिए बिल्कुल सत्य बात है, उस उन दिनों का अगर जीवन की एक बार कल्पना कीजिए आप, अगर आप उस समय के दौर में अगर आप कल्पना करके वहाँ पहुँच जाते हैं तो एक तरीके से सोचिए कि किस तरह से कठिन जीवन हम जी रहे थे। यानी कि हमारे पूर्वज किस तरह से एक तरीके से कठिन जीवन जी रहे थे। क्योंकि लोग पेड़ों के फल फूल को खाते थे। लोग क्या करते थे, पेड़ के जो फल हुआ करते थे, फूल हुआ करते थे, उनको ही खाते थे।
और जो जानवर मिल जाते थे उनका शिकार भी हम कर लेते थे। यानी कि जो जानवर मिल जाते थे उनका हम शिकार कर लेते थे, फल फूल पर हम निर्भर हुआ करते थे। वे साग भाजी और अनाज पैदा करना नहीं जानते थे। यहाँ पर बात करते हैं एक तरीके से साग भाजी, यानी कि जैसे कि सब्जी आज है भाई हमारे पास, दाल चावल की बात कर लेते हैं, तो इन सब चीज़ों के बारे में हम नहीं जानते थे। हाँ, और इनको हम पैदा करना भी नहीं जानते थे, तो एक तरीके से इनका हम प्रोडक्शन भी नहीं कर सकते थे, उत्पादन भी नहीं कर सकते थे, क्योंकि हमारे पास जानकारी नहीं हुआ करती थी। अगली बात करते हैं, इसलिए जब वे एक स्थान पर मिलने वाली सभी वस्तुओं को खाकर खत्म कर देते थे, तो उन्हें भोजन की तलाश में किसी अन्य स्थान पर जाना पड़ता था। देखिए, हम क्या करते थे पहले, देखिए यानी कि हमारे पूर्वज की बात करते हैं, यानी मनुष्य की बात करते हैं, तो पहले हम क्या करते थे, पहले एक स्थान पर रुकते थे जहाँ पर सबसे अच्छा हमें भोजन और हमारा एक तरीके से अच्छी सुरक्षा मिल सके। यानी कि कहने का मतलब ये है कि भोजन वगैरह जहाँ पर हमें सब कुछ अच्छे ठीक-ठाक से मिल जाता था, हम वहीं पर रहना एक तरीके से पसंद करते थे और वहीं पर रुकते थे। लेकिन जैसे ही एक तरीके से वहाँ का एक तरीके से खाने-पीने की वस्तुएँ ख़त्म हो जाती थी, फिर हम उस स्थान को छोड़कर हम दूसरे स्थान चले जाते थे। तो यहाँ पर कहा जा रहा है एक तरीके से, हम क्या करते थे एक तरीके से इस हम क्या करते थे, एक स्थान पर मिलने वाली सभी वस्तुओं को खाकर खत्म कर देते थे। तो भोजन की तलाश में या अन्य किसी भोजन की तलाश में अन्य किसी स्थान पर हमें जाना पड़ता था, यानी कि हमारे पूर्वज को या मनुष्य को जाना पड़ता था। नेक्स्ट बात करते हैं, इसी प्रकार जब वे एक स्थान पर पाए जाने वाले अधिकांश पशुओं का शिकार कर लेते थे, तो शिकार की खोज में उन्हें, यानी कि वे दूसरे स्थान पर चले जाते थे। जब वे क्या करते थे, एक स्थान पर लगभग जो पशु हुआ करते थे उनका सारे का शिकार कर लेते थे, सभी का शिकार कर लेते थे, फिर उन्हें मजबूरन एक स्थान को छोड़कर उन्हें दूसरे स्थान भी जाना पड़ता था। अगली बात करते हैं कि एक तरीके से कहा जा रहा है, यदि कहीं गुफाएं होती तो मनुष्य उन्हीं गुफाओं में रहता था। दरअसल बात करते हैं कि जब कहीं गुफाएं हुआ करती थी, जैसे कि यहाँ पर मैंने अभी आपको दिखाया नहीं, चलिए एक बार देख लीजिए। जैसे कि यहाँ पर आप देखिए कि गुफाएं हैं, ठीक है, एक मिनट। यहाँ पर आप देखिए जैसे गुफाएं हैं, तो एक तरीके से वे गुफाओं में एक तरीके से रहना पसंद करते थे। वैसे गुफा ही मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी तो आप इमेजिनेशन कर ही सकते हैं गुफा का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, जब कहीं पर गुफाएं हुआ करती थी तो वहीं पर मनुष्य रहना पसंद करता था या वहीं पर रहता था, या तो फिर क्या होता था एक तरीके से अन्य वे क्या करते थे, वे बड़े पेड़ों की पत्तों वाले शाखाओं के बीच अपने शरण स्थान बना लेते थे। या तो वे क्या करते थे, जो बड़े पेड़ हुआ करते थे उनके पत्तों वाली जो शाखाएं हुआ करती थी, उसी के बीच में वे रहा करते थे। उन्हें 2 चीज़ों का भय रहता था। दरअसल उन्हें 2 चीज़ों का सबसे ज़्यादा डर हुआ करता था। तो उस समय की बात करते हैं, उस समय के मनुष्य की बात करते हैं, तो उन्हें लगभग देखा जाए तो 2 चीज़ों का सबसे ज़्यादा डर हुआ करता था। एक तो पहली बात करते हैं मौसम का, तो सबसे ज़्यादा वे मौसम का डर करते थे, मौसम से डरते थे। जैसे बारिश का होना, बिजली का कड़कना, तो बिजली वगैरह जो कड़कती थी उसके बारे में वे लोग नहीं जानते थे। तो कहीं न कहीं वे बहुत ज़्यादा डर जाते थे। एक मूवी भी बनी है साउथ इंडियन की, अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। दूसरी बात करते हैं, जंगली जानवरों का भी उन्हें डर हुआ करता था। उन्हें पता रहता था कि भई एक तरीके से अगर हम बाहर सोएँगे तो हो सकता है हमारे बच्चों को जंगली जानवर उठा ले जाए या जंगली जानवर हम पर हमला कर दें। नेक्स्ट बात बात करते हैं, आदिम मानव नहीं जानता था। देखिए, आदिम मानव को क्या नहीं पता था? आदिम मानव को ये नहीं पता था कि बादल क्यों गरजते हैं। आदिम मानव को ये नहीं पता था कि एक तरीके बिजली क्यों चमकती है। ध्यान रखिएगा, आदिम मानव को कुछ भी नहीं पता था, उसे बिल्कुल भी नहीं पता था कि बादल क्यों गरजते हैं और बिजली क्यों चमकते हैं। और अगली बात करते हैं, यानी नेक्स्ट बात करते हैं, और जब वे किसी चीज़ का कारण समझ नहीं पाते थे, तो आदमी उससे ज़्यादा डरता है। बिल्कुल सत्य बात है, जब व्यक्ति एक तरीके से अगर देखा जाए, जैसे हम ही आप लोग हैं, अगर हमें बादल क्यों गरजते हैं और बिजली क्यों चमकते हैं, अगर हमें हमारे माता-पिता ने ना बताया होता या हमारा समाज ने हमारा सहयोग ना किया होता, तो हम भी कहीं न कहीं डरते। हम ज़रूर इस बात से डरते, जैसे कि एक तरीके से कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है और क्या हो रहा है? ठीक है, ऐसा लगता कि हमारी जान जा सकती है। नेक्स्ट बात करते हैं, एक तरीके से नेक्स्ट बात करते हैं, बाघ, शेर, चीता, हाथी और गैंडे जैसे खूंखार जानवर जंगलों में
घूमते फिरते रहते थे। और उन दिनों की बात करते हैं, उन दिनों की बात करते हैं तो भारत में खूब जंगल थे। उस समय की बात करते हैं तो भारत में बहुत सारे जंगल हुआ करते थे। इन जानवरों की तुलना में अगर देखा जाए तो मनुष्य कहीं न कहीं कमज़ोर साबित दिखाई देता है। तो एक तरीके से अगर देखा जाए तो एक समय था जब जानवर हम पर हावी हुआ करते थे। एक समय था जब एक तरीके से जानवर हमसे ज़्यादा मजबूत हुआ करते थे और हम एक तरीके से क्या होते थे, कमज़ोर हुआ करते थे। देखिए आज जो है एक तरीके से कहीं न कहीं हम मजबूत हैं। हम मजबूत हैं, क्यों मजबूत हैं? हम किसी भी जानवर को कंट्रोल कर सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से, और हमने कंट्रोल किया भी हुआ है। और हम एक तरीके से आप देखते हैं हमारी सरकार ने तमाम तरह के फॉरेस्ट रिजर्व, वन्य जीव अभयारण्य बनाकर क्या कर रही है, जानवरों को एक तरीके से कंट्रोल कर रही है। भाई हर तरीके से कंट्रोल कर रही है कि भाई कहीं जानवर ऐसा ना हो कि रिहायशी इलाकों में चले जाएँ जिससे बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाए। ठीक है, तो इसलिए अगर देखा जाए तो आज का जो दौर है वो कहीं न कहीं जानवर हमसे कमज़ोर हैं। हम एक तरीके से सभी जानवरों में अगर देखा जाए तो हम सभी एक तरीके से सभी में श्रेष्ठ हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, इसलिए इसलिए अगर देखा जाए, उसे या तो उसे या तो एक तरीके से देखा जाए, यहाँ पर कहा जा रहा है, एक मिनट, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसमें चित्र है तो इसकी वजह से, एक मिनट भाई अगले पेज पे चलने दो। उसे या तो गुफाओं और पेड़ों में छिपकर अपनी रक्षा करनी पड़ती थी, या फिर अनगढ़ हथियारों से उन्हें मार डालना पड़ता था। देखिए अनगढ़ हथियार का मतलब ये होता है कि जब वे लोग क्या करते, पहले वे उनका जो हथियार हुआ करता था वे पत्थरों से बनाते थे। दरअसल उनका जो हथियार हुआ करता था वे पत्थरों का हथियार हुआ करता था, उसी से बनाते थे। तो जो एक तरीके से पत्थर हुआ करता था तो उसको तराश कर बनाते थे। तो अनगढ़ का मतलब हो गया बिना तराशे हुए, जैसे ही पत्थर मिल जाए वैसे सीधा उन्हें मार देना, काम खत्म करना। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि वे अनगढ़ हथियारों से उन्हें मार देते थे। परंतु इन जानवरों से रक्षा का सर्वोत्तम उपाय जो था, सबसे अच्छा उपाय जो था वो आग था। क्योंकि जानवर आग से बहुत ज़्यादा डरते थे। जानवर क्या, हर मनुष्य आग से डरता है। ठीक है, जितना आग से प्रेम है उतना आग से लोग डरते भी हैं, क्योंकि आग के बिना भोजन तैयार नहीं हो सकता है, लेकिन अगर घर में आग लग जाए तो आप सोचिए कि मनुष्य जलकर राख हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं रात के समय। रात के समय में क्या होता था कि रात के समय जब सभी प्राणी गुफाओं में जमा हो जाते तो गुफाओं के मुंह पर आग लगा दिया जाता था। दरअसल क्या होता था, जब सभी प्राणी मतलब जितने ज़्यादातर जो बड़े खूंखार जीव जंतु हैं वे जब गुफाओं में चले जाते थे तो ये लोग क्या करते थे, गुफाओं में के मुंह जो हुआ करता था उसी पर आग लगा देते थे। और जिसकी वजह से क्या होता था कि आग के डर से जानवर गुफा के भीतर नहीं आते थे। तो इसलिए ये लोग गुफाओं में रहना पसंद करते थे। इसलिए गुफाओं में छिपना पसंद करते थे, क्योंकि इन्हें पता है कि जानवर गुफा में नहीं आएँगे। और क्यों नहीं आते थे, क्योंकि जानवर को भी पता था कि कहीं अगर मैं गुफा में गया तो हो सकता है कि मेरे गुफा में अगर आग लगा दी गई तो मेरी भी डेथ हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, शीतकाल में बात करते हैं। शीतकाल में तूफ़ानी रातों में आग ही उन्हें आराम और सुरक्षा प्रदान करती थी। बिल्कुल सत्य बात है, एक तरीके से अगर ठंडियों के मौसम में देखा जाए और तूफ़ानी रातों में देखा जाए तो कहीं न कहीं आग ही उन्हें आराम और सुरक्षा प्रदान करती थी। नेक्स्ट बात करते हैं, आग की खोज जो हुई थी संयोगवश हुई थी। बिल्कुल सत्य बात है, हम सभी लोग जानते हैं कि आग की जो खोज हुई वो संयोगवश हुई, यानी कि एक तरीके से अचानक से हुई। नेक्स्ट बात करते हैं, चकमक पत्थरों से, यानी कि कहा जा रहा है कि दो टुकड़े पत्थरों से टकराने से क्या हुआ, आपस में टकराने से क्या हुआ, चिंगारी उठी। और चिंगारी जो उठी वो जाकर सूखी पत्तियों में लगी और टहनियों पर लगी, और जिससे पूरे में आग फैल गई, यानी कि आग निकली। ठीक है, और जिससे मनुष्य को पता चला कि आग का क्या महत्व होता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, आदिम मानव के लिए आग एक अजूबा थी। आग एक अजूबा थी, परंतु आग आगे जाकर आदमी ने इसका अनेक कामों में इस्तेमाल भी किया। भाई देखो, इन्हें कुछ भी नहीं पता था, पहले कच्चा मांस खाते थे, लेकिन जब जंगल में आग लगी तो वहाँ के जानवर जब मरे तो उस जानवर जो मरे थे उनका जो भुना हुआ मांस जब ये खाए तो इनको पता चला कि आग का कितना महत्व हुआ। और आगे चलकर इन लोगों ने क्या किया, यानी कि बहुत ज़्यादा इसका इस्तेमाल भी किया, और आप देख रहे हैं वर्तमान में भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट बात करते हैं, इससे आदमी के रहन सहन में काफ़ी ज़्यादा सुधार हुआ। जब एक तरीके से मानव की बात करते हैं, यानी कि जब मानव को एक तरीके से देखा जाए तो उसे आग के बारे में जानकारी प्राप्त हो जाती है, तो उसके रहने सहने में अगर देखा जाए
तो कहीं न कहीं काफ़ी ज़्यादा सुधार होता है। इस प्रकार आग की खोज से आदमी के जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आया। इसकी वजह से एक तरीके से देखा जाए तो कहीं न कहीं आग की वजह से अगर देखा जाए तो हमारे जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आया और इसे हम एक क्या कह सकते हैं, इसे हम एक महान खोज कह सकते हैं। इसे हम एक महान खोज का नाम दे सकते हैं क्योंकि हमें जब पहले कुछ भी नहीं पता था, हम केवल एक तरीके से कच्चा मांस खाते थे, लेकिन अब आग के सहारे से हम बहुत कुछ करने लगे हैं। यानी कि हमने हमने अपने जीवन में बहुत कुछ बदलाव कर लिया है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं अब औजार और हथियार कैसे इनका हुआ करता था। भाई उस समय के औजार और हथियार कैसे हुआ करते थे, तो आइए समझ लेते हैं। तो औजार और हथियार की बात करते हैं तो पत्थरों का और आग पैदा करने वाले कई अन्य कामों का वे लोग क्या करते थे, औजारों से इस्तेमाल करते थे। जैसे पत्थर से पत्थर टकरा कर क्या करते थे, आग निकाल लेते थे। देखो मनुष्य का जो दिमाग है बड़ा शैतानी है, जो कि आप लोग जानते हैं। एक बार अगर उसे कुछ पता चल गया तो मान लीजिए उस काम को हर बार मनुष्य करने का प्रयास करता है। ठीक है, तो कहीं न कहीं तमाम तरह के हथियार वगैरह इनका हुआ करता था। वो हथियार ज़्यादातर जो हुआ करते थे वो पत्थर के हुआ करते थे, या बात करते हैं एक तरीके से हड्डियों के बने हुआ करते थे, यानी कि जानवरों की हड्डियों का भी औजार बनाते थे। आइए समझ लेते हैं इसके बारे में कुछ अन्य चीज़ों के बारे में जो कही गई है। जैसे कि अगर देखा जाए तो पंजाब में सोहन नदी की घाटी में भी कुछ औजार मिले हुए हैं। कुछ स्थानों में देखा जाए जैसे कश्मीर घाटी में जानवरों की हड्डियों से भी औजार और हथियार बनाए जाते हैं। देखिए इसको आप लोग ज़रूर ध्यान रखिएगा, ये पीटी का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बन सकता है, तो इसको आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। ये किसी भी एग्जाम में देखिए, अगर आप किसी भी तैयारी कोई भी तैयारी आप कर रहे हैं तो आप एनसीईआरटी की क्लास को यदि फॉलो करते चलते हैं तो आपका इतिहास से एक भी प्रश्न नहीं गलत हो सकता। ये मेरी आपसे गारंटी है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं पत्थरों के बड़े टुकड़ों से जो आदमी की मुट्ठी में आ सकते हैं और हथौड़े के रूप में ये लोग इस्तेमाल करते थे, यानी हथौड़ा बना लेते थे। कुल्हाड़ियाँ और वसूले भी बनाए जाते थे, इस बात को ध्यान रखिएगा। आरंभ में बिना मूठ की कुल्हाड़ियाँ से ही पेड़ और टहनियों को ये लोग काटते थे। ठीक है, लेकिन बाद में क्या कर दिया इन लोगों ने कि उस कुल्हाड़ी में डंडे बांधना शुरू कर दिया। अब जब डंडे बांधना शुरू कर दिया तो इन उसकी शक्ति जो हो गई कुल्हाड़ी की बढ़ गई और मनुष्य भी उस काम को जल्दी और बेहतर करने लगा। बिल्कुल सत्य बात है। ठीक है, इसमें होगा, मैंने यहाँ पर लिया भी होगा, चित्र देख लेता हूँ एक बार, हो सकता है मैंने चित्र रखा तो था। ठीक है, इसमें चित्र था, एक मिनट दिखा देता हूँ, हो सकता है चित्र मैंने लिया था। ठीक है, लेकिन आप लोगों को तो समझ में आ गया होगा वैसे भी। हाँ, आप देखिए कि यहाँ पर एक तरीके से अगर देखें तो एक तरीके से कुल्हाड़ी की बात करते हैं। पहले कुल्हाड़ी कुछ ऐसे, मान लीजिए पहले इसमें लकड़ी नहीं लगी हुआ करती थी। अब इसमें एक तरीके से लोग लकड़ी लगाना शुरू कर दिया। अब सोचिए कि लकड़ी जब लगा लेंगे तो उनके हाथ की मजबूती और एक तरीके से काटने की मजबूती, यानी कि काटने की शक्ति बढ़ जाएगी और जल्दी उस काम को कर पाएंगे। ठीक है, तो एक तरीके से पहले क्या होता था, ऐसे ही काटते थे। ठीक है, बिना कुछ एक तरीके से लकड़ी वगैरह लगाए। नेक्स्ट बात करते हैं कि औजारों के उपयोग से आदमी को भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा लाभ हुआ। जैसे कि आग की जब खोज हुई तो जब इनको आग के बारे में जानकारी प्राप्त हुई तो फिर आग का इन्होंने बहुत अच्छा इस्तेमाल किया, बहुत अच्छा एक तरीके से एक तरीके से बेहतर तरीके से उन्होंने उपयोग किया। और जब औजार के बारे में बात करते हैं, औजारों का उपयोग जब इनका बढ़ते गया तो उसका भी काफ़ी ज़्यादा इन्होंने लाभ उठाया। नेक्स्ट बात करते हैं इससे क्या हुआ, यानी कि औजार का विकास की बात करते हैं। जैसे उसमें कुल्हाड़ी की बात करते हैं, उसमें इन लोगों ने डंडा लगाना शुरू कर दिया। ठीक है, डंडे लगाना शुरू कर दिया तो जिससे क्या हुआ, कुल्हाड़ी की शक्ति बढ़ जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं कि इनसे वह पेड़ों की टहनियों काटने और जानवरों को मारने और ज़मीन खोदने और लकड़ी और पत्थर के शक्ल को समर्थन देने में हुआ सामर्थ्य में हुए सॉरी मतलब एक तरीके से कहने का मतलब ये है कि पेड़ों की टहनियाँ काटने लगे, जानवरों को मारने लगे, ज़मीन वगैरह खोदने लगे और तमाम तरह के अन्य कार्य भी करने लगे। नेक्स्ट बात करते हैं कि पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े और जो प्रायः बड़े टुकड़े के छीलन व कतरन होते थे, इसको सावधानी से बनाए जाते थे। तो अगर देखा जाए तो पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े जो प्रायः बड़े 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 टुकड़ों के छीलन व कतरन होते थे, इतनी सावधानी से बनाए जाते थे कि उनमें पतली धार आ जाती थी। दरअसल ये लोग इसको इतनी सावधानी से बनाते थे, उसमें पतली धार आ जाती थी
और तब बारीक काम के लिए उनको चाकू और खुरचनी के रूप में उपयोग करते थे। जब उनको बारीक काम करना होता था वे चाकू व खुरचनी का इस्तेमाल करते थे और उन्हें नौकादार नौकादार बनाकर एक तरीके से तीर या भाले के साथ बांध देते थे। और देखिए कितना मनुष्य का दिमाग कितना शैतानी होते चला गया धीरे धीरे। ठीक है, आज तो आप देख ही रहे हैं, आज के मनुष्य को तो समझ रहे हैं। ठीक है, आजकल के छोटे बच्चों को तो आप देख ही रहे हैं कि एक तरीके से मोबाइल कितना तेज़ी से चलाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं पानी की सुविधा के लिए पानी की सुविधा के लिए आदिम मानव प्रायः नदी या झरनों के किनारे ही रहा करता था। दरअसल क्या है, एक तरीके से जहाँ पर पानी की सुविधाएं हुआ करती थी वहीं पर ये लोग रुका करते थे। क्यों वहाँ पर रुकते थे? क्योंकि कहीं ना कहीं एक तरीके से उन्हें पानी पीने की आवश्यकता जब होती थी तो पानी उन्हें मिल जाता था और एक तरीके से नहाने की आवश्यकता होती थी तो वे नहा भी लेते थे। तो एक तरीके से वे हमेशा वहीं पर रहना पसंद करते थे जहाँ इन्हें पानी वगैरह की अच्छी सुविधा मिलती थी। यदि तुम हिमालय की तराई कहा जा रहा है, यदि आप हिमालय की तराई की नदियों के पाटों में या दक्कन के कुछ पठारों में जाते हैं, जैसे कि में और घू नर्मदा घाटी में यदि आप जाते हैं और वहाँ पर घूमते हैं, वहाँ की ज़मीन को देखते हैं, तो यदा-कदा का देखा जाए तो कोई ना कोई ऐसा हथियार आपको ज़रूर मिल जाएगा। यहाँ पर कहा जा रहा है कि यदि आप नर्मदा घाटी में जाते हैं और वहाँ पर घूमते हैं, वहाँ की ज़मीन को गौर से आप देखते हैं, तो आदिम मानव की जो चीज़ें हैं, कहीं न कहीं आपको कुछ ना कुछ ऐसा हथियार ज़रूर मिल जाएगा, जिसके बारे में आपको लगेगा, पता चलेगा कि वाक़ई में ऐसे लोग हुआ करते थे। और इन्हीं सब चीज़ों को एक तरीके से क्या हुआ, इन्हीं सब चीज़ों को अगर देखा जाए तो जो हमारे पुरातत्ववेत्ताओं ने क्या कहा, इन औज़ारों को अश्मों प्राकरण कहा। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा, पुरातत्ववेत्ताओं ने क्या कहा, इन औज़ारों की बात करते हैं, जो औज़ार अभी कुल्हाड़ी, बसुला और जो एक तरीके से चाकू, छिलनी खुरचनी सॉरी बताया मैंने आपको, इसे अश्मों प्रकरण इन्होंने कहा था। ठीक है, इस बात को ज़रूर ध्यान रखिएगा, भूलिएगा नहीं। देखिए इस तरह के पॉइंट को आपको बिल्कुल याद रखना चाहिए। ठीक है, आप भूलेंगे नहीं। देखिए यहाँ पर मानो धीरे-धीरे आप देख रहे हैं ना, ये देखो औज़ार बना रहे हैं। ठीक, ये देखिए शैतानी काम उनके दिमाग में घुसना हो गया, शुरू हो गया है। ठीक है, आप सोचिए, ये देखिए, ठीक है, कहीं न कहीं ये आगे बढ़कर हमारे तक पहुँच आएँगे। देखिए धीरे-धीरे हम यहाँ तक आ गए ना, एक तरीके से जैसे आज यूपीएससी की तैयारी की बात करते हैं, अभी आप बिल्कुल ज़ीरो हैं, लेकिन धीरे-धीरे एक समय आएगा, आप देख सकते हैं इस तरह के औज़ार हुआ करते थे, इस तरह की सारी चीज़ें हुआ करती थी। ये सब पत्थरों की बात करते हैं, ये सब पत्थरों की ही हुआ करते थे। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए, अगली बात करते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं, तो कहा गया इसमें, नेक्स्ट बात करते हैं मानव के आरंभिक इतिहास के हजारों वर्षों के एकमात्र अवशेष हैं पत्थर की अनगढ़ और औजार, जिनका इस्तेमाल शिकार और अन्य कामों में किया जाता था। दरअसल बात करते हैं कि मानव के आरंभिक इतिहास के हजारों वर्षों के एकमात्र अवशेष है पत्थर के अनगढ़ औजार, जिनका इस्तेमाल शिकार और अन्य कामों के लोग करते थे। नेक्स्ट बात करते हैं, ये औजार अक्सर नदियों के कगारों में मिलते थे। ठीक है, तो ये जो औजार थे ज़्यादातर अगर देखा जाए तो नदियों के कगारों में मिलते हैं, जहाँ प्राचीन मानव जंगली जानवरों की खोज की एक तरीके शिकार की खोज में घूमता फिरता रहता था। प्राचीन मानव क्या करता था, जंगली जानवरों के शिकार के लिए वहीं पर क्या करता था, घूमता रहता था, यानी कि खोज में घूमता फिरता था। नेक्स्ट बात करते हैं, गुफाओं और शैलाश्रयों में भी मिलते हैं जहाँ मानव रहता था। नेक्स्ट बात करते हैं कि इस युग में पत्थरों के औजारों का खूब इस्तेमाल होता था। देखिए इस युग में अगर देखा जाए पत्थरों के औजारों को खूब इस्तेमाल किया जाता था और इसीलिए इस युग को क्या कहा गया, पाषाण युग कहा गया। इसीलिए इस युग को क्या कहा गया, पाषाण युग कहा गया। मुझे लगता है कि अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि भाई पाषाण युग किसे कहा जाता है, तो पत्थरों के औजारों का उस समय सबसे ज़्यादा इस्तेमाल हुआ, या पत्थरों के काल को क्या कहा गया, एक तरीके से पाषाण युग कहा गया है। मुझे लगता है कि आप लोगों को बेहतर तरीके से बातें समझ में आ गई होंगी। यदि आप सभी लोगों को ये बातें समझ में आ गई हैं तो जल्दी से कमेंट करिए और जल्दी से लाइक कर दीजिए। यदि आप सभी लोगों को समझ में सारी बातें आ गई हों तो शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत ही मेहनत करके मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। आप देख रहे हैं कि कितना ईमानदारी से मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, कहीं से कहीं तक हमारे मन में इस बात के कहीं से कहीं तक हमारे मन में ये सवाल नहीं है कि मैं ऑनलाइन क्यों इतना अच्छा पढ़ा रहा हूँ, ऑफलाइन ही क्यों इतना अच्छा पढ़ाता हूँ। ठीक है, तो बिल्कुल एक तरीके से जिस तरह से मैं ऑफलाइन पढ़ाता हूँ पूरी मेहनत
और पूरे निष्ठा के साथ उसी तरह से मैं चाहता हूँ कि ऑनलाइन में भी आपको पूरे कंटेंट अच्छे से प्रोवाइड कराऊँ और अच्छे से पढ़ाऊँ। और मैं मेहनत कर भी रहा हूँ उसी तरह से पूरी निष्ठा और ईमानदारी से। आपको हमारी ईमानदारी और निष्ठा पे शक नहीं होना चाहिए, जहाँ तक मुझे लगता है। बाकी मर्ज़ी आपकी है, ठीक है, जैसा आप करना चाहें, जैसा आपके मन में प्रश्न उठे आप ऐसा कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हम किसी को बाध्य नहीं कर सकते हैं किसी चीज़ को सोचने के लिए। नेक्स्ट बात करते हैं, इस्तेमाल किए गए पत्थरों के औजारे के स्वरूप के आधार पर पाषाण युग को 3 भागों में बाँटा गया। देखिए, इस्तेमाल किए गए पत्थरों के औजारों के स्वरूप के आधार पर अगर देखा जाए, स्वरूप के आधार पर देखा जाए तो पाषाण युग को ही 3 अवस्थाओं में बाँटा गया। एक तो पहली अवस्था ही मानी जाती है प्राचीन पाषाण युग या पूरा पाषाण युग। दूसरी बात करते हैं तो मध्य पाषाण युग और तीसरी बात करते हैं तो उत्तर पाषाण युग की बात हम करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, मनुष्य अपनी भोजन सामग्री के लिए लगभग अगर देखा जाए तो पूरी तरीके से किस पर निर्भर हुआ करता था? प्रकृति पर निर्भर हुआ करता था। इस बात को ज़रूर ध्यान रखिएगा कि मनुष्य अपनी भोजन और सामग्री के लिए लगभग अगर देखा जाए तो पूरी तरीके से प्रकृति पर निर्भर हुआ करता था। अपने प्रारंभिक औजारों से वह अनेक काम लेता था और मरे हुए पशुओं की खाल उतारना और उनका मांस काटना और उनकी हड्डियों को फाड़ना आदि काम मनुष्य करता था। तो मनुष्य के बहुत सारे काम हुआ करते थे, उन औजारों का बहुत सारा इस्तेमाल करता था, ठीक है? जैसे कि वे जो जितने भी औजार हुआ करते थे, उनके कई सारे काम लेते थे। जैसे कि मरे हुए पशुओं की ये लोग क्या करते थे, खाल उतार लेते थे, उनका मांस काटते थे और उनकी हड्डियों को भी फाड़ देते थे, उनकी हड्डियों को भी फाड़ते थे, ठीक है? सोचिए कि मनुष्य का जीवन किस तरह से चल रहा था। सोचिए एक बार उस समय का दौर, जो लोग उस समय ज़िंदगी जी रहे थे, कैसे जी रहे थे, ठीक है? एक बार इमेजिनेशन करिए, उस समय की कल्पना कीजिए। यदि आप एक वाक़ई में सीरियस यूपीएससी कैंडिडेट बन रहे हैं, तो आप सोचिए, आपकी सोचने की क्षमता जो होनी चाहिए, काफ़ी ज़्यादा होनी चाहिए, सामान्य व्यक्ति से काफ़ी परे होनी चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं, अनुभवों से उन्होंने सीखा कि पत्थरों से ठीक प्रकार से चिप्पड़ भी निकाले जाते हैं और ख़ास ज़रूरतों के लिए किस तरह के औजार बनाए जा सकते हैं। इनको पता चल गया है एक तरीके से पत्थरों से हम किस प्रकार के काम कर सकते हैं, किस प्रकार की ज़रूरतों के हिसाब से हम क्या कर सकते हैं, औजार बना सकते हैं। जैसे कि अभी हमने आपको दिखाया था मनुष्य के जीवन का शैतानी जीवन आप देख रहे हैं, ये देखिए, ठीक है? तो कहीं न कहीं एक तरीके से इन सबके दिमाग कितना तेज़ी से बढ़ रहा था, कितना एक तरीके से तेज़ी से इनका विकास हो रहा था। धीरे-धीरे जैसे-जैसे समय बीतता गया और परिस्थितियाँ बीतती गई और जैसे-जैसे एक तरीके से देखा जाए इनके जीवन में बदलाव आता गया, वैसे-वैसे इन लोगों ने क्या किया, अपने आप को कहीं न कहीं ये आगे पहुँचाए। यानी कि कहीं क न कहीं इन लोगों ने अपना विकास किया। नेक्स्ट बात करते हैं, मानव विकास की 3 अवस्थाओं के अनुरूप औजारों की 3 अलग-अलग श्रेणियाँ हैं। अगर देखा जाए तो औजारों की 3 अलग-अलग श्रेणियाँ हैं। जैसे कि बात करते हैं पुरा पाषाण युग के औजार की बात कर लेते हैं। तो पुरा पाषाण युग के औजार की यदि हम बात करते हैं तो गिट्टी नुमा औजार, जैसे कि गिट्टी नुमा औजार हुआ करता था और जिनका गड़ासे की तरह ये लोग क्या करते थे, इस्तेमाल करते थे। जिनका क्या होता था, एक तरीके से गड़ासे की तरह एक तरीके से इस्तेमाल करते थे। हो सकता है आगे गड़ासा हो इसमें, ठीक है, कुछ इस तरह से हुआ करता था। वैसे ही हमें पूरा चित्र मिला नहीं, लेकिन मान लीजिए कुछ इस तरह से, ठीक है, एक लेकिन धातु की है, ठीक, भी हो सकता है कि पत्थर की भी हो, ठीक है। तो इस तरह से कुछ हुआ करता था, ये तो थोड़ा सा अलग है, लेकिन फिर भी आप देख सकते हैं, ठीक है, थोड़ा सा इमेजिनेशन कर सकते हैं। बाकी अगर आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो एक बार यूट्यूब पर आप सर्च कर लीजिएगा, ठीक है, नहीं तो इतना तो आप देखे ही होंगे। नेक्स्ट बात करते हैं, जिनमें जिनमें काटने के लिए तेज़ धार बनाए जाते थे, जिनमें अगर देखा जाए एक तरीके से काटने के लिए तेज़ धार बनाई जाती थी। और दूसरी बात करते हैं, हाथ की है कुल्हाड़ी की बात करते हैं, जो कि आपने देखा ही है। तो पूरा पाषाण युग के औजार की बात करते हैं तो गिट्टी नुमा इनके औजार हुआ करते थे और जो एक तरीके से गड़ासे की तरह इस्तेमाल होते थे और जिनको क्या करते थे, काटने के लिए इनकी तेज़ धार हुआ करती थी, ठीक है। तो आपको केवल ये याद रखना है कि एक तरीके से पूरा पाषाण युग के औजार कैसे थे, तो गड़ासे की तरह थे, इस बात को ध्यान रखिए। और दूसरी बात करते हैं, हाथ की कुल्हाड़ी की बात करते हैं। अनेक कामों में इस्तेमाल होने वाला नेक्स्ट बात करते हैं, अनेक कामों में इस्तेमाल होने वाला यह औजार आम तौर पर नाशपाती के आकार का भी होता था, जो कि आप जानते हैं कुल्हाड़ी
और इनके दोनों ओर अगर देखा जाए तो दोनों ओर लंबी धारें भी हुआ करते थे। और इनका इस्तेमाल, नेक्स्ट बात करते हैं चीर फाड़ का औजार जिसमें बसुले और एक तरीके से जैसी चौड़ी हथौड़ी के धार भी हुआ करते थे। तो ये है भाई बसुले और चौड़ी हथ की बात करते हैं, ये है एक तरीके बसुले वगैरह है। ठीक है, तो थोड़ा सा इसी तरह से वो भी रहता है भाई, गणासा भी रहता है, लेकिन अब ठीक है, मैंने उस समय चित्र लिया नहीं था, भूल गया था, नहीं तो मैं आपको दिखा देता हूँ, लेकिन इसी तरह से रहता है, आप लोग समझते होंगे। नेक्स्ट बात करते हैं एक तरीके से मध्य पाषाण युग के औजार की बात कर लेते हैं। तो हमने देखा पूरा पाषाण युग के औजार क्या होते हैं, कौन कौन थे। अब आइए देख लेते हैं कि मध्य पाषाण युग के औजार कौन कौन से थे। मध्य पाषाण युग के औजार की बात करते हैं तो करने वाले छेद करने वाले कुछ औजार हुआ करते थे, तीर के नोक के आकार के हुआ करते थे, और खुरचनी वगैरह हुआ करती थी, इस बात को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं उत्तर पाषाण युग के औजार की बात कर लेते हैं। तो उत्तर पाषाण युग के औजार की यदि हम बात करें तो नोकदार चंद्रकला के आकार के खुरचने वाले औजार हुआ करते थे। इनमें से कुछ औजारों का इस्तेमाल तेज दौड़ने वाले जानवरों को मारने के लिए लोग करते थे। तो ये लोग क्या करते थे, जब तेज दौड़ने वाले जानवरों को मारते थे तो उनके लिए नोकदार इनका औजार हुआ करता था, जो चंद्रकला के आकार का भी हुआ करता था, खुरचनी वाले औजार हुआ करते थे। तो जो एक तरीके से काफ़ी तेज़, जैसे कि खरगोश की बात करते हैं, मुझे लगता है कि वो काफ़ी तेज़ दौड़ता है और उसी को मारने की बात कर रहे हैं। ठीक है, उस तरह के जानवरों को मारने की बात की जा रही है। इस युग में अगर देखा जाए तो मनुष्य ने अपने भोजन संग्रह में दक्षता प्राप्त कर ली थी, और इसी से आगे बढ़कर मनुष्य ने पौधों से खेती करने की शुरुआत कर दी। पौधों की खेती करने की शुरुआत कर दी। तो यहाँ पर एक संकेत हमें ये मिलने लगा कि अब मानव क्या करेगा, कृषि करेगा। अब मानव को कृषि के बारे में थोड़ी जानकारी यहाँ पर हमें एक तरीके से दिखाई दे रही है। अब क्या होगा, एक तरीके से इसी तरह से क्या होता है, मानव आगे बढ़ता है और पौधों की खेती करना मानव क्या करता है, शुरू कर देता है। ठीक है, अब आइए समझ लेते हैं कुछ अन्य चीज़ों के बारे में, आइए देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर इस तरह के भी औजार, एक आधुनिक औजार है, ठीक है, उस समय के औजार आप देख लीजिएगा एक बार, ये देखिए। ठीक है, इस तरह के औजार पहले हुआ करते थे। ठीक है, इस तरह के औजार हुआ करते थे, नुकीले दार आप देख रहे हैं। ठीक है, इस तरह के औजार पहले हुआ करते थे। ठीक है, आप देख सकते हैं, ये है सीप है, इसके आगे चलकर महिलाएं क्या करेंगी, माला वगैरह बनाती थी। ठीक है, तो जो आभूषण के रूप में इसी का इस्तेमाल करते थे। सीप है, इसको देख लीजिए। ठीक है, आगे मैं आपको बताऊं तो आप समझ जाएं। नेक्स्ट बात करते हैं, कपड़े की बात करते हैं कि क्या इनके पास कपड़े हुआ करते थे कि नहीं। क्या इनके पास एक तरीके से कपड़े हुआ करते थे कि नहीं, आइए समझते हैं इनके कपड़ों के बारे में। तो अगर हम बात करते हैं कि आदिम मानव को कपड़े के बारे में तो अधिक कठिनाई नहीं थी। मतलब इनके बारे में बात करते हैं तो मानव को कपड़ों के बारे में अधिक कठिनाई नहीं थी। गर्मी के मौसम में ये लोग तो बिना कपड़े के भी रह सकते थे। और बरसात या ठंड के दिनों में अगर बात करते हैं, तो बरसात या ठंड के दिनों में अगर बात करते हैं तो मारे हुए जो पशु हुआ करते थे उनकी खाल को ये लोग क्या करते थे, पहन लेते थे। या वृक्षों की छाल की बात करते हैं, या बड़े पत्तों के वृक्षों की छाल पहन लेते थे, लपेट लेते थे, या पत्ते के कप या बड़े पत्तों की एक तरह लपेट लेते थे, वही उनका कपड़े का काम करता था। बदन पर लपेटी हुई गए एक या दो मृग मृग मतलब जो हिरन हिरन की बात करते हैं, हिरन के जो चर्म यानी कि जो उनका चमड़ा है, उस शरीर को सबसे ज़्यादा एक तरीके से गर्म रखता था, जब एक या दो चर्म वे लोग पहनते थे तो। ठीक है, तो इससे काफ़ी ज़्यादा उनको सुरक्षा मिलती थी। तो कपड़े की बात करते हैं तो उतना ज़्यादा कठिनाई ये लोग महसूस करते थे, क्योंकि ये लोग क्या करते थे, गर्मी के मौसम में ऐसे ही काम चला लेते थे, और सर्दी के मौसम में क्या करते थे, जो कि आप जानते ही हैं, पशुओं के खाल वगैरह पहन लेते थे, और पेड़ों की छाल वगैरह पहन लेते थे, और बड़े बड़े पत्तों को अपने शरीर में लपेट लेते थे। लेकिन कठिनाइयाँ थी दोस्तों, ऐसा मत सोचिए कि बिल्कुल आसान बहुत सरल ही जीवन इनका था, बिल्कुल सरल जीवन नहीं था, कहीं ना कहीं बहुत दुष्कर जीवन था। अब आइए समझ लेते हैं एक बार कि स्थिर जीवन का आरंभ कैसे होता है मनुष्य के। तो स्थिर जीवन के बारे में यदि हम बात करते हैं, मनुष्य का स्थिर जीवन कैसे आरंभ होता है। जैसे जैसे हम बात करते हैं, जैसे जैसे आदमी को अपने आसपास की वस्तुओं का अधिक ज्ञान होता गया, वैसे वैसे अधिक सुविधाओं का जीवन बिताने की उनकी लालसा बढ़ती गई। बिल्कुल सत्य बात है
कि जैसे जैसे मनुष्य को यानी कि आदमी को अपने आसपास की वस्तुओं का ज्ञान होता गया, वैसे वैसे अधिक सुविधाओं का जीवन बिताने की उनकी लालसा बढ़ते गए। जैसे हम ही लोग हैं, जैसे जैसे हमें जानकारी होती जाती है, वैसे वैसे क्या होता है, मैंने देखा है बहुत सारे ऐसे छात्र को, पहले वे जीरो से आते हैं, उन्हें कुछ नहीं पता होता है, और जैसे जैसे उन्हें हम लोग पढ़ाते जाते हैं, यानी जो भी शिक्षकगण हैं, जितने भी टीचर हैं, वे पढ़ाते जाते हैं और बच्चों को ज्ञान होता जाता है, तो एक दिन बच्चे क्या करते हैं, यानी स्टूडेंट क्या करते हैं, उनको ऐसा लगता है, वे इस भ्रम में आ जाते हैं, अब तो मैं महान बन चुका हूँ, सर भी मेरा कुछ नहीं कर सकते हैं, जितना सर को नॉलेज है उससे कहीं ज़्यादा हमें नॉलेज है, वे भ्रम में आ जाते हैं, और फिर क्या होता है, नमस्ते करना भी भूल जाते हैं। ये बात आपने देखा भी होगा, अगर नहीं देखा होगा तो आपके अंदर ये चीज़ें आ जाएंगी, अभी नहीं, आप 6 महीने हमारे साथ तैयारी करिए बस। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, कुछ नई खोजों के साथ आदमी का रहन सहन भी बदल गया। कुछ नई खोजों के साथ आदमी का रहन सहन भी बदल गया, और इनमें आदमी की सबसे महत्वपूर्ण खोज थी पौधा उगाना। सबसे महत्वपूर्ण खोज की बात करते हैं जब मनुष्य क्या करता है, पौधा उगाना सीख जाता है और अन्न पैदा करना सीख जाता है। जब मनुष्य की सबसे महान उपलब्धि की बात करते हैं, जब मनुष्य क्या करता है, एक तरीके से पौधे उगाने जान जाता है, पौधा उगाना जान जाता है, यानी कि अन्न पैदा करना जान जाता है, तो उसकी सबसे महान उपलब्धि मानी जाती है। उसने पता लगा लिया कि भूमि में बीज डालने से उसने पता लगा लिया कि भूमि में बीज डालने से और पानी में, सॉरी, पौधों में पानी देने से क्या होता है, उगते हैं। यानी कि अगर हम क्या करते हैं, पौधे को उगाना है तो हमें भूमि में क्या करना होगा, एक तरीके से बीज डालना होगा और उसमें पानी देते रहना होगा। और यहीं से एक बात आ जाती है कि यानी कि यहाँ पर ये संकेत पूरी तरीके से आ जाता है, यानी यहाँ से पूरी तरीके से क्लियर हो जाता है, अब मनुष्य कृषि करना शुरू कर रहा है, यानी कि अब मनुष्य को कृषि करने का जानकारी हो गई। यहीं से अब मानव के जीवन जो होगा अस्थायी हो जाएगा। अब मानव जैसे पहले खाना बदोश जिंदगी जी रहा था, एक स्थान से दूसरे स्थान जाने की सोच रहा था, अब मानव कहीं नहीं जाएगा, अब मानव कहीं नहीं जाएगा, एक ही स्थान पर रहेगा, वहीं पर सब कुछ अपना उपलब्ध करना शुरू करेगा, अब वहीं पर सारी उपलब्धता हासिल करेगा। अब वहीं पर क्या होगा, अपने भोजन की व्यवस्था, अपने रहने की व्यवस्था, अपने कपड़े की व्यवस्था, अपने सब कुछ एक तरीके से कहा जा सकता है, हर तरह की व्यवस्था वहाँ पर करेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, यह एक महत्वपूर्ण खोज थी, यह भी एक महान उपलब्धि मानी जाती है, क्योंकि अब मानव को अब भोजन की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान भटकने की आवश्यकता नहीं है। उसका खाना बदोशी जीवन अब क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। अब खाना बदोशी जीवन समाप्त हो जाता है, तो अगर आपसे कहा जाता है कि खाना बदोशी जीवन कब एक तरीके से समाप्त होता है मनुष्य का, तो तब समाप्त होता है जब मनुष्य क्या करता है, एक तरीके से कृषि करना सीख जाता है। जब मनुष्य यानी कि मानव क्या होता है, कृषि करना जान जाता है, यानी कि कृषि करने लगता है, तब से मानव का खाना बदोशी जो जिंदगी थी वो समाप्त हो जाती है या समाप्त हो जाता है। अगली बात करते हैं, यानी नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि उसने एक स्थान पर टिके रहने वाले किसान का जीवन शुरू कर दिया। अब मानव जो है एक तरीके से किसान का जीवन शुरू कर दिया है, यानी कि अब मानव जो है एक तरीके से किसान का जीवन जीना शुरू कर दिया है। मानव की जीवन पद्धति में एक परिवर्तन भारत के विभिन्न भागों में विभिन्न कालों में हुए हैं। तो मानव जीवन की पद्धति अगर देखा जाए तो ये जो परिवर्तन आपको देखने को मिल रहे हैं, विभिन्न भागों में अगर देखा जाए तो विभिन्न कालों में भी ये हुए हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, हमारे देश के अधिकांश स्थानों में ऐसे आज से आज से अगर देखा जाए तो करीब 4 से 5 हज़ार साल पहले ऐसे परिवर्तन हुए हैं। अब हम नेक्स्ट बातें करेंगे पशुपालन के बारे में, जो कि हम अगली क्लास के बारे में बात करते करेंगे। दरअसल अभी थोड़ा से मैं व्यस्त हूँ, जिसकी वजह से थोड़ी लंबी क्लास नहीं हो पा रही, लेकिन हम जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी वो ज़रूर एक तरीके से 1 से 1.5 घंटे की क्लास रहेगी। मतलब एक चैप्टर को हम एक ही दिन कंप्लीट करेंगे। तो दोस्तों, यदि आप सभी लोगों को यह क्लास बेहतर लगी हो तो आप लोग ज़रूर कमेंट करिएगा, ठीक है, और लाइक वगैरह कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए आज की क्लास को यहीं पर स्थगित करते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों, टेक केयर ऑल ऑफ यू।